brought to you by Bank of India. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в वойне на Украине। अभी आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर नेटो ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल करने की इजाजत दी तो अंजाम बुरा होगा। उस स्थिति में नेटो, अमेरिका और यूरोप के साथ सीधी जंग होगी। पुतिन की धमकी ऐसे समय में आई है जब पश्चिमी देश यूक्रेन जंग में दखल बढ़ाने की फिराक में है। चर्चा है कि नेटो देश यूक्रेन को रूस के अंदर मारक हथियार चलाने की परमिशन दे सकते हैं। अभी ज्यादातर सैन्य मदद डिफेंस के लिए दी जा रही है। रूस के अंदर घातक लंबी दूरी की मिसाइलें और दूसरे घातक हथियार चलाने की छूट नहीं दी गई है। दरअसल अगस्त 2024 से यूक्रेन की फौज रूस के अंदर घुसकर हमला कर रही है। कुर्स्क और बेलोग्रोद प्रांत में भी बढ़त बनाई है। यूक्रेन चाहता है कि पश्चिमी देश उसको ढील दे ताकि रूस पर और दबाव बनाया जा सके। पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी देशों ने हिंट दिया कि वो यूक्रेन को रियायत दे सकते हैं। मसलन जब 11 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा हम इस पर विचार कर सकते हैं। इसके कुछ घंटे बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान आया। बोले हम उनकी मांग को ध्यान से सुन रहे हैं, जल्दी ही कोई फैसला लिया जाएगा। फिर 12 सितंबर को पोलैंड ने लंबी दूरी की मिसाइलें पर प्रतिबंध हटाने की मांग की और अब 13 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर अमेरिका में है। वो राष्ट्रपति बाइडेन से मिलने वाले हैं। इस मुलाकात में लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मुद्दा भी उठ सकता है। तो आज के शो में हम जानेंगे लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मसला आखिर है क्या, पश्चिमी देश यूक्रेन को ढील देने से क्यों बच रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन की धमकी में आखिर कितना दम है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले तो बेसिक क्लियर कर लेते हैं। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मकसद था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। इसके कुल सदस्य हैं 32। सोवियत यूनियन के पतन के बाद नेटो का मकसद बदल गया। नेटो की दो जरूरी बातें हैं। पहली, नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। उस स्थिति में सब मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। अभी तक के इतिहास में सिर्फ एक बार आर्टिकल 5 का इस्तेमाल हुआ है, वो मौका था 9/11 का आतंकी हमला। दूसरी बात, नेटो के पास अपनी खुद की सेना नहीं है। सदस्य देशों की सेनाओं को जोड़कर नेटो की शक्ति को आंका जाता है। ये कितना ताकतवर है, क्या उसकी रूस से तुलना की जा सकती है? कुछ आंकड़ों से समझते हैं। नेटो के पास लगभग 76 लाख सैनिक हैं, वहीं रूस के पास 35 लाख से कुछ ज्यादा सैनिक। नेटो के पास 8 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है, जबकि रूस के पास लगभग 2.5 लाख। नेटो देशों के पास 22,000 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास लगभग 5,000। नेटो के पास लगभग 9,000 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं और रूस के पास 1,500 से थोड़े ज्यादा। ये तो हुई रूस और नेटो की सैन्य क्षमता की बात। यहाँ एक बात और नोट करिएगा, हमने नेटो की जितनी ताकत बताई उसमें सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है। अमेरिका न सिर्फ नेटो देशों में बल्कि पूरी दुनिया में सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। हालांकि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत भी है। उसके पास अमेरिका, चीन से ज्यादा परमाणु हथियार है। हालिया जंग में पुतिन कई दफे परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे चुके हैं। उनकी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रूस में सर्गेई कारागनाव नाम के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। रूसी सरकार के खासे समझे जाते हैं। वो सरकार को सलाह देते रहते हैं। उन्होंने रूसी अखबार कोमिसेंत को इंटरव्यू दिया। उसमें बोले रूस परमाणु युद्ध छेड़े बिना ही नेटो देशों पर लिमिटेड न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। पुतिन को अब अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदलनी चाहिए। हमें ये संदेश देना चाहिए कि हम अपने दुश्मनों पर परमाणु हमला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं परमाणु युद्ध का समर्थन नहीं करता हूँ। पश्चिम एक अंतहीन लड़ाई लड़ सकता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन एक भयानक स्थिति पर पहुंचने से पहले हमें ये रोक देना होगा। कारागनाव के अलावा भी कुछ कट्टरपंथी किस्म के लोग पुतिन पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का दबाव बना रहे हैं। ये तो हुई परमाणु युद्ध की बात।
अब आते हैं हालिया मुद्दे पर। पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन मांग रहा है कि उसे रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए, ऐसी मिसाइल जो रूस के अंदर जाकर तबाही मचा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन की इस मांग पर अचानक एक्शन क्यों लिया जा रहा है, जबकि यूक्रेन तो महीनों से लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत मांग रहा था। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, रूस को ईरानी मिसाइलों की सप्लाई की रिपोर्ट्स। सितंबर की शुरुआत में रिपोर्ट आई थी कि ईरान रूस को मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है। सबसे पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया, फिर यूरोपियन यूनियन ने चिंता जताई, उसके बाद अमेरिका ने भी कहा कि इसके लिए ईरान पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ईरान ने रिपोर्ट को झूठा बताया। रूस ने भी आरोप स्वीकारा तो नहीं, मगर इतना जरूर कहा कि ईरान हमारा अच्छा सहयोगी है, हम उससे हर किस्म का व्यापार करने के लिए आज़ाद हैं। रूस को ईरानी मिसाइल की सप्लाई पर हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से बात की थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जानते हैं दूसरी वजह, परमाणु हथियार के इस्तेमाल का डर। यूक्रेन ने अगस्त से रूस के कुर्स्क प्रांत पर कब्जा कर रखा है। पुतिन अभी तक उसको वापस लेने में सफल नहीं हुए। इसके चलते उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि पश्चिमी देश रूस को एंगेज करना चाहते हैं ताकि पुतिन जंग को यूक्रेन से बाहर लेकर ना जाएं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई अमेरिका और पश्चिम देश ही करते हैं, फिर उन्होंने लंबी दूरी के मिसाइलों का इस्तेमाल करने पर पाबंदी क्यों लगा रखी है? उनको किस बात का डर सता रहा है? हमने यही सवाल पूछा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के अध्यापक राजन कुमार से। सुनिए उनका जवाब। देखिए, पश्चिमी देशों को लगता है कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को देते हैं तो यूक्रेन हमला जो मॉस्को रूस के अंदरूनी हिस्से हैं वहां पे कर सकता है और उससे युद्ध की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, एस्केलेशन की संभावना जो बताई जाती है। तो उनको यही डर था। और अभी यह हो रहा है कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और उनकी मीटिंग प्रेसिडेंट बाइडेन से हो रही है। आज ही मीटिंग है, शुक्रवार को मीटिंग है। और उसमें जो मुख्य मुद्दा है वो यह भी है कि यूक्रेन को क्या जो डिमांड्स हैं उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल के, जिसमें कि एक तो मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें कि एटकैम्स बोलते हैं, इसको कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है जिसका रेंज लगभग 200 किलोमीटर रहता है, उसको देने की बात हो रही है। और दूसरा यह भी कि जो F-16 है उनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि यूरोपियन कंट्री ने दिया है, जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट है लेकिन दिया है यूरोपियन कंट्री ने यूक्रेन को, तो उसके इस्तेमाल पे भी ये बातचीत होगी। और जो जहाँ तक ब्रिटेन की बात है तो ब्रिटेन चाहता है कि जो इनका दायरा है जो इस्तेमाल का वो बढ़ाया जाए, यानी कि मिसाइल को के प्रयोग को की अनुमति दी जाए यूक्रेन को। लेकिन अमेरिका अभी तक नहीं चाह रहा था, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि अमेरिका, आप जानते हैं कि यहाँ पे इजराइल में फंसा हुआ है, हमास में फंसा हुआ है, और वहाँ पे अगर यहाँ पे भी इस ढंग का युद्ध होता है तो अमेरिका को भी संभालना मुश्किल हो सकता है। और जिस ढंग की बातें प्रेसिडेंट पुतिन कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि वो अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करेंगे, और फिर अगर ऐसा करता है पश्चिमी देश कि उनको अनुमति देता है यूक्रेन को, तो यह युद्ध यूक्रेन और रूस के नहीं बल्कि यूक्रेन और नाटो के बीच में रूस और नाटो के बीच में माना जाएगा। तो इस कारण से मुझे लगता है एक डर है एस्केलेशन का, और इसी कारण से वो मना कर रहे थे। और यह भी था कि अगर दे भी दिया जाए तो यूक्रेन बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो हिट कर लेगा, लेकिन जो यूक्रेन जो रूस का कब्जा वाला इलाका है उस पे वो नहीं निकाल पा रहा है, तो उससे वहां पे मिसाइल अगर दे भी देता है तो उसको नहीं निकाल पाएगा। तो यही कारण है कि अभी तक नहीं दे रहे थे। यूक्रेन मुख्य रूप से 2 मिसाइलों का इस्तेमाल की मांग कर रहा है। पहली है USATACMS, ये अमेरिका में बनती है। लंबी दूरी के टारगेट को साधने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 300 किलोमीटर का निशाना ये भेद सकती है। और दूसरी है ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो डीप। इसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया। ये 500 किलोमीटर तक के टारगेट पर हमला कर सकती है। ये मिसाइल सिर्फ एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जा सकती है। रूस का अब इस पर क्या कहना है? जाहिर सी बात है, वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल नहीं ही चाहेगा। उसका तर्क है कि इस तरह की लंबी दूरी की मिसाइल यूक्रेन ऑपरेट नहीं कर सकता। इन्हें चलाने के लिए सैटेलाइट से डेटा इकट्ठा किया जाता है ताकि सीधे टारगेट को निशाना बनाया जा सके। ये तकनीक फिलहाल यूक्रेन के पास नहीं है, पर नेटो देशों के पास जरूर है। इसलिए पुतिन ने कहा कि अगर इनका इस्तेमाल होता है तो हमारी नेटो से सीधी जंग होगी। И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО
напрямую участвует в военном конфликте или нет. हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह से पूछा कि पुतिन की धमकी के आखिर मायने क्या हैं? क्या वाकई रूस और नेटो देशों के बीच जंग छिड़ सकती है? देखिए, पुतिन ने बहुत पहले ही एक रेड लाइन ड्रॉ कर लिया था कि किसी न किसी तरह इसमें वेस्ट को आने नहीं दिया जाएगा, इस रूस यूक्रेन वॉर में। और युद्ध का जो रूस यूक्रेन युद्ध का आधार ही यही है कि नेटो नहीं ज्वाइन करे यूक्रेन, एक बहुत बड़ी शर्त थी। तो अगर पश्चिमी देश इस युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पे आते हैं, जिस तरह से यूक्रेन चाह रहा है कि उनको जितने भी मिसाइल्स हैं उनको वहां मारने की अनुमति दी जाए या उनको यूज करने की अनुमति दी जाए रशियन मेनलैंड पे। अब तक तो क्राइमिया पर अटैक कर सकते हैं जिनका उनको अनुमति है, क्योंकि वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर में आता है। लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं और जिस तरह से अभी केयर स्टारमर और एंथनी ब्लिंकन कीव गए थे और उनसे जेलेंस्की से मिल के आए थे, उससे देख के लग रहा है देर सवेर कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में इनको वो मिसाइलें जो अब तक वो रशियन मेनलैंड पे नहीं यूज कर सकते थे, उनको अटैक नहीं कर सकते थे, अब शायद उसकी अनुमति दे देगा। हालांकि ब्रिटेन ने तो पहले से ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि उसके जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हैं और जिसको फ्रेंच माने फ्रांस और इंग्लैंड के सहयोग से बना है, वो स्कैल्प कहते हैं फ्रेंच और ये कहते हैं स्टॉर्म शैडो, तो उसको इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उसकी जो मारक क्षमता है वो करीब 250 किलोमीटर है। और अटैक एमएस जो मिसाइल है जो अमेरिका ने दी है उसकी मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। तो ये अगर इसकी अनुमति मिल जाती है तो सचमुच इसके भयावह परिस्थितियां होंगी। लेकिन पुतिन ये पहले भी कहते आए हैं और उनके जो सहयोगी हैं दिमित्री मेदवेदेव और दिमित्री पेस्कोव, वो भी कहते आए हैं कि अकारण ही इसमें रूस को एक आणविक शस्त्रों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है, हालांकि वो थ्रेटन कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि युद्ध और इस समय इंटेंसिफाई होगा और जैसे जैसे आर्टिलरी या ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट कम होगी ठंड के चलते, इन शस्त्रास्त्रों का प्रयोग शुरू करेंगे और एक तनाव बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हर रेड लाइन क्रॉस करता जा रहा है यूक्रेन, चाहे वो कर्स्क में इंटरवेंशन हो, चाहे वो जो जिस तरह से अटैक कर रहा है ऑफेंसिवली, ड्रोन से मॉस्को पे अटैक किया और अन्य शहरों पे कर रहा है। तो ये इसकी संभावना प्रबल हो जाएगी कि अगर ये अटैक करने की अनुमति मिल जाती है इस शस्त्रों से, तो वॉर जो है या युद्ध जो है और वृहत रूप से आगे बढ़ेगा। अगर यूक्रेन को इन हथियारों के इस्तेमाल की परमिशन मिलती है तो रूस का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है और इसका जियोपॉलिटिक्स पर कैसा असर पड़ सकता है? यह मान के चलें कि अगर पश्चिमी देशों ने अनुमति दी, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन की बात है यहाँ पे और जर्मनी, तो इन देशों ने अगर अनुमति दी कि जो एटैकम्स हैं उनके मिसाइल्स हैं और ब्रिटिश मिसाइल जो कि स्टॉर्म शैडो है वो काफ़ी पावरफुल है, और इसके अलावा जो F-16 और कुछ दूसरे जो क्रूज मिसाइल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब, तो ये सारे अगर दिए जाते हैं तो रूस अब रूस दो चीज़ कर सकता है। एक तो कि जो हमले का जो क्षेत्र है अभी तक सीमित, यूक्रेन में भी उस ढंग के सिविलियन इलाका या उस ढंग के इलाकों पे कभी हमला जानबूझ के नहीं किया है, तो वहां पे अगर अटैक करना शुरू कर देता है, यानी कि सिविलियन टारगेट भी हो सकता है। बहुत सारे मिसाइल्स ऐसे होते हैं जिसका रेंज काफी बड़ा होता है, और वैसे में आप उसको कन्फाइन एक बिल्डिंग को लेके नहीं कर सकते या एक यूनिट को नहीं कर सकते, तो उसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा डर जैसा बताया कि फिर अगर मान लीजिए कि अगर ये रूस डिक्लेयर कर दे कि यह युद्ध नाटो के साथ है, तो जो दूसरे इलाके हैं पोलैंड का या फिर जो बाल्टिक स्टेट्स हैं जो कि रूस के काफ़ी करीब है, जो जहाँ पे बॉर्डर है रूस का, तो फिनलैंड में, फिर उसके बाद लाटविया, लिथुआनिया और फिर इसमें इस्टोनिया में, तो ये सारे बॉर्डर जो एरिया है वहाँ पे रूस अपना जो वहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल मान लीजिए कि इंस्टॉल करने की कोशिश करिए, टैक्टिकल मिसाइल, तो वह भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।
तो मुझे लगता है वही एस्केलेशन का डर है जिसको कि पश्चिमी देश समझते हैं, और पश्चिमी देशों को यह भी डर लग रहा है कि अब जो युद्ध है वो काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं रह गया। पश्चिमी देशों में भी आवाजें उठ रही हैं कि आखिर ये युद्ध कब तक चलेगा, और उसका जो असर आर्थिक अर्थव्यवस्था पे वहां पे पड़ रही है, जो इमिग्रेंट ज्यादा बढ़ गए हैं यूक्रेन से। तो इन सारे कारणों से वहां पे भी युद्ध में एक बहुत सारे लोग उसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। अमेरिका में भी डिवाइडेड है। ट्रम्प क्लियरली बोल चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना है। अपने डिबेट में तो कुछ दिन पहले बोल चुके हैं, वो यह भी बोल चुके हैं कि वो आएंगे तो युद्ध को 24 घंटे में बंद करवा देंगे। और यह युद्ध जो है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और जो लॉबी है वो करवा रहे हैं। ये खुद ट्रम्प बोल चुके हैं अपने स्टेटमेंट में। तो इन सारे कारणों से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह भी लगने लगा है कि युद्ध को बहुत ज्यादा खींचना यूक्रेन के हित में नहीं होगा। तो एक पीस टॉक की भी बात शुरू हो गई। तो ये सारी संभावनाएं बनती हैं अभी तत्काल तो, लेकिन एस्केलेशन की संभावना ज्यादा है, पीस टॉक की कम। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से आई है। आखिरकार चौथी क्वाड समिट की तारीख तय हो गई। ये समिट 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के डेलावेयर में होगी। 12 सितंबर को व्हाइट हाउस ने इसकी घोषणा की। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 देशों का संगठन है। कौन कौन है इसमें है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। वे इस प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य जैसे मसलों पर बात करते हैं। चीन क्वाड को एशियाई नेटो की संज्ञा देता है। जानकार इस तुलना को भ्रामक बताते हैं। क्वाड का गठन 2007 में हुआ था। हालांकि इसकी बुनियादी रूपरेखा 2004 में आई सुनामी के दौरान ही रखी जा चुकी थी। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने औपचारिक अमली जामा पहनाने का प्रस्ताव दिया। वक्त के बाद ही ऑस्ट्रेलिया इस गुट से अलग हो गया। वजह बताया गया चीन का बढ़ता दबाव। हालांकि 2010 में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी बढ़ी, फिर ऑस्ट्रेलिया की वापसी हुई। 2013 में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने। उन्होंने वन बेल्ट वन रोड OBOR की शुरुआत की। इसके तहत चीन ने शिपिंग रूट पर कंट्रोल के लिए जोर दिया। जैसे जैसे इंडो पैसिफिक में चीन का दखल बढ़ा, तब क्वाड की जरूरत बढ़ी। 2017 में शिंजो आबे ने क्वाड की झाड़ पोंछ कर उसको बाहर निकाला। आसियान समिट के दौरान भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से बात की, तब क्वाड को एक्टिव करने पर सहमति बनी। 2019 में चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। तब से मिनिस्टर लेवल की बैठक हर साल हो रही है। फिर 2020 में 2 बड़ी घटनाएं घटी। पहली, चीन के वुहान से कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली, और दूसरी, गलवान में भारत और चीन के बीच हिंसक भिड़ंत हुई। कई जानकार मानते हैं कि गलवान संघर्ष के बाद भारत ने क्वाड में सहयोग बढ़ाने का इरादा किया। इस तरह शीर्ष नेताओं के स्तर पर बातचीत की शुरुआत हुई और उनके बीच पहली मीटिंग मार्च 2021 में हुई। औपचारिक तौर पर पहली लीडर्स समिट सितंबर 2021 में अमेरिका में आयोजित की गई। दूसरी लीडर्स समिट मार्च 2022 में हुई वर्चुअल मोड में, और तीसरी समिट मई 2022 में टोक्यो में हुई। चौथी समिट मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। शेड्यूल तय हो चुका है। जापान के हिरोशिमा में G7 समिट के बाद चारों नेता ऑस्ट्रेलिया में क्वाड में हिस्सा लेने वाले थे, मगर इन मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को वापस लौटना पड़ा। इसके चलते क्वाड समिट को रद्द करना पड़ा। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बातचीत के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। जिस तरह से लीडर्स समिट कैंसिल हो रही थी, उससे लग रहा था कि क्वाड की प्रासंगिकता घट रही है, मगर बाइडेन ने जाते जाते इसको जिंदा करने का मन बनाया। आनन फानन में मेजबानी बदली गई, क्योंकि 2024 की क्वाड समिट की मेजबानी भारत के पास थी। अमेरिका ने कहा, इस साल हमारे यहाँ मिलिए, अगला बरस आपका। इस तरह लीडर्स समिट का प्लान तैयार हुआ। पीएम मोदी सितंबर में ही यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA की सालाना बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका जाने वाले थे। उनके प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव किया गया। अब वो 21 सितंबर को क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे, 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, फिर 23 सितंबर को UN के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पहले वो 26 सितंबर को जनरल असेंबली को भी संबोधित करने वाले थे, मगर नए प्लान के मुताबिक वो उससे पहले ही भारत वापस लौट आएंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 28 सितंबर को जनरल असेंबली में संबोधन देंगे। बाइडेन और मोदी के अलावा क्वाड समिट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल हो रहे हैं। इस समिट से जुड़े अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। फिलहाल हम दूसरी सुर्खी जान लेते हैं जो रूस से आई है। 12 सितंबर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। डोभाल ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के लिए पहुंचे थे। ब्रिक्स की लीडर्स समिट अक्टूबर में रूस में होने वाली है। इसमें पीएम मोदी भी हिस्सा लेने वाले हैं। डोभाल और पुतिन की मीटिंग में क्या हुआ,
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डोभाल ने पुतिन को पीएम मोदी की यूक्रेन दौरे के बारे में ब्रीफ किया। मोदी अगस्त 2024 में यूक्रेन गए थे। लौटने के बाद उन्होंने पुतिन से फोन पर बात की थी। जेलेंस्की से हुई बातचीत पर चर्चा हुई थी। उसी दौरान पीएम मोदी ने डोभाल को दूत बनाकर भेजने का वादा किया था। बकौल रिपोर्ट्स, डोभाल ने पुतिन से कहा, प्राइम मिनिस्टर खुद आना चाहते थे लेकिन उन्होंने मुझे दूत बनाकर भेजा है। इसी दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को एक न्योता भी दिया, ब्रिक्स समिट से इतर द्विपक्षीय बैठक के लिए। पुतिन डोभाल की मीटिंग से पहले एक और चीज की चर्चा हो रही है, रूस यूक्रेन जंग में पीस प्लान की। कहा जा रहा था कि डोभाल भारत का प्लान पुतिन को दिखा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जंग को रोकने में भारत की भूमिका पर बात चल रही थी। 7 सितंबर को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और चीन जंग का हल ढूंढने में भूमिका निभा सकते हैं। इससे पहले पुतिन ने मध्यस्थता के लिए भारत, चीन और ब्राजील का नाम सुझाया था। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि पुतिन डोभाल की मीटिंग को कैसे देखा जाना चाहिए। क्या भारत जंग को रोकने के लिए कोई पीस प्लान ला सकता है? देखिए, ये बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत इस युद्ध में एक पॉजिटिव इंटरवेंशन कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन या यूं कह लें वेस्ट का अच्छा मित्र है और रूस का अच्छा मित्र है, ये सब जानते हैं। रूस से हम तेल खरीद रहे हैं इस संकट की घड़ी में, जब सैंक्शंस लगे हुए हैं हम उनसे तेल ले रहे हैं, और या चीन भी ले रहा है। तो ऐसे में भारत की स्थिति एक न्यूट्रल पार्टनर की तरह दोनों की तरफ बनती है, एक बैलेंसर की तरह बनती है। और जिस तरह से आप ये माने कि कूटनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, अभी प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे, उसके बाद यूक्रेन गए थे, उसके बाद अभी अजित डोभाल राष्ट्रपति पुतिन से मिलके आए। इसके पहले भी 6-7 महीने पहले करीब अजित डोभाल जेलेंस्की से भी मिले थे। और हालांकि ये संदर्भ जो ये मीटिंग का है पुतिन और अजित डोभाल का, वो इसलिए भी है कि इस महीने वहां ब्रिक्स समिट होने जा रहा है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, तो उसका भी बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा होगा। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि कुछ भारत के तरफ से पॉजिटिव इंटरवेंशन होगा, एक सकारात्मक हस्तक्षेप होगा, लेकिन वो क्या होगा किसी को पता नहीं है। कयास ये भी लगाया जा रहे थे कि शायद भारत ये मध्यस्थता करेगा, लेकिन मध्यस्थता की बात तो अब नहीं हो रही है, क्योंकि मध्यस्थता का टर्म भारत नहीं यूज करना चाहता है, क्योंकि वो बहुत लोडेड टर्म है। और लेकिन राष्ट्रपति पुतिन भी कह चुके हैं कि चीन, ब्राजील और भारत बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल साउथ के देश हैं, और वो मध्यस्थता कराना चाहें तो वो उसके लिए तैयार है, लेकिन बहुत सारी शर्तें हैं। और दोनों के पोजीशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं कि आप अपनी भूमि खाली करें, जो कैप्चर किया यूक्रेन कहता है, और ये कहते हैं कि जो अब जो प्रेजेंट रियलिटी है, प्रेसिडेंट पुतिन ने क्लियरली कहा, उसमें हम उससे आगे बढ़ के बात किया जाए, यानी जो हमने लैंड कैप्चर कर लिया है उसको छोड़ दीजिए, अब आगे की बात करते हैं। तो ये पोजीशन में किसी भी स्थिति में भारत के लिए भी एक बड़ी दुविधा वाला प्रश्न है, बैलेंस करके चलना पड़ रहा है, और दुनिया के अन्य राष्ट्रों के साथ भी यही लगभग स्थिति है। तो आज का दुनियादारी यहीं तक था। देश और दुनिया की और भी ज़रूरी और दिलचस्प खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप भी ललन टॉप के साथ बने रहिए। आज का एपिसोड लिखा और प्रोड्यूस कराया था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने, और आप ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। कैसा लगा आपको एपिसोड, आप अपनी राय भी हमसे कमेंट में साझा कर सकते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।